बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, पीटीवी की 59th एनिवर्सरी, 59वीं सालगिरह। यकीनन हम जो लोग यहाँ पे काम करते हैं और जितना भी स्टाफ है, वो कैमरामैन हो, वो प्रोड्यूसर हों, वो एडिटर्स हों, वो सब एडिटर्स हों, वो एंकर्स हों और वो असिस्टेंट्स हों, यकीनन वो कोशिश ये करते हैं और हमारी कोशिश ये होनी भी चाहिए, ज़िम्मेदारी के साथ सच को आप तक पहुँचाया जाए। और पूरी दुनिया में जो स्टेट चैनल्स होते हैं ना, वो सिर्फ पीटीवी नहीं, सारे के सारे स्टेट चैनल्स वो अपनी रियासती अमूर को और जो मामलात हैं उनको लेके आगे चलते हैं और बढ़ते हैं। और ख़ास तौर पे इन हालात में या उन हालात में कि जब दुश्मन भी साजिशें कर रहा हो और अंदरूनी खलफशार पैदा करने वाले भी सर उठा रहे हों और फिर एक सर दबाया जाए तो दूसरा उठ के खड़ा हो जाए, उन हालात में यकीनन हमें मुल्क की जो उसका वक़ार है, उसका इस्तेहकाम है और उसकी जो बेहतरी है, वो हमारे साथ ऐसे ही चलना चाहिए। इसी तरह बात अगर की जाए कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हमने जो देख लिया गुज़िश्ता एक अरसा, और जो बड़े दावे और बड़े नारे लगाए गए थे कि इतना डॉलर आएगा और मुंह पे दे मारा जाएगा, वो भी हमने देखा। फिर हमने ये भी सुना था कि बैरून मुल्क से लोग लाइन लगा कर पाकिस्तान आ रहे होंगे और जनाब यहाँ पे तो पता नहीं क्या कुछ कौन सी नहरें बह जाएंगी, दरख्त जो है वो बिलियंस लगा दिए जाएंगे। मैं होके आया हूँ, मैं देख के आया हूँ कि कितने दरख्त लगे हैं। इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज ये बात करेंगे कि पीटीवी के एंकर्स भी कितने ज़िम्मेदार हैं और उनको भी किस तरह किस नहज पे मुल्की मामलात को लेकर चलना चाहिए, वो भी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में वक्फे के बाद आपकी खिदमत में पेश करेंगे हम अपनी गुफ्तगू। उससे पहले वज़ीर आज़म जनाब अनवार उल हक काकड़ वो मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो चुके और वहाँ न सिर्फ़ पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सिर्फ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे, बल्कि उसके साथ साथ इलाकाई, इंटरनेशनल, बैनुल-अक़वामी और पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के जो बाहमी प्यार है, मोहब्बत है, अक़ीदत है, एहतराम है और एक दूसरे का ख़याल रखना है, अख़ुवत है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। और सदर मुत्तहिदा अरब अमारात, उनसे मुलाकात होगी और जितने सरमायाकार हैं उनसे भी वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी और बहुत सारे ऐसी खुशखबरियाँ बहुत सारी ऐसी आएंगी जिससे पाकिस्तान में मुआशी मसाइल में कमी होगी। इसी तरह कुवैत के बारे में हमने पहले भी बात की। वज़ीर आज़म का कुवैत का भी दौरा आने वाला है और उसमें भी 10 अरब डॉलर्स की मुख्तलिफ़ जो शोबाजात हैं उनमें सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। कितना अहम है किसी भी मुल्क के लिए मुआशी तौर पर मुस्तहकम होना, और पाकिस्तान के हवाले से ये ज़रूर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि सऊदी अरब हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो या कुवैत हो या दीगर इस्लामी ममालिक हो, और फिर हमारे दोस्त ममालिक चीन है जिसमें और दीगर ममालिक हैं, वो किस कदर पाकिस्तान के लिए अहमियत के हामिल है और पाकिस्तान की अहमियत उनके यहाँ कितनी ज़्यादा है, इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ आप ये तो सुनते होंगे कि वीलॉग्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं और टीवी टॉक शोज़ के अंदर अपने अल्फाज, अपने अंदाज़ की वजह से बैनुल-अक़वामी तौर पर अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवा चुके। लेकिन वो शख्सियत जो बेसिकली कॉमर्स रिपोर्टिंग से शुरू होते हैं और एडिटर लेवल तक गए, जनाब रिजवान रज़ी। अस्सलाम वालेकुम रज़ी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतना ऐसा तारुफ करवाया कि मैं खुद भी जो है वो मुझे अपना दामन बकायदा झाड़ के देखना पड़ गया। लेकिन देखिए, यूएई जो है उसकी बड़ी अहमियत है। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त यूएई के अंदर है। जैसे ही गुफ्तगू चलेगी मैं आपसे अर्ज करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में मदद किया। जी रज़ी साहब, आप मैंने जो जैसे मैं अपना तारुफ भी कराता हूँ तो मैं फ़ख्रिया तौर पे एक रिपोर्टर के तौर पे जब सहाफ़त में आया तो मैं आपके हवाले से भी उसे फ़ख्रिया ही समझता हूँ। ये बताइए कि पाकिस्तान के मुआशी मामलात हालात जो इस कदर बिगाड़ दिए गए थे और अब मुसलसल उसके लिए सही और कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हो जाएँ। कुवैत का भी दौरा आने वाला है, यूएई का दौरा अभी शुरू होगा, पहुँचने वाले हैं वज़ीर आज़म साहब। लिहाजा किस तरह देख रहे हैं बाहमी ताल्लुकात को और ख़ास तौर पे सरमायाकारी के हवाले से किस कदर हमारे हाँ जो है वो मौक़े ज़्यादा हो जाएंगे?
देखिए, पहली तो बात हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मौजूदा जो निगरान हुकूमत है, जिसकी सरबराही जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब फरमा रहे हैं, वो माजी के अंदर आने वाली तमाम निगरान हुकूमतों से मुख्तलिफ है। काकड़ साहब जो हैं, वो जो एक रेस होती है जिसको एक चक्कर को 7 प्लेयर्स ने मुकम्मल करना होता है, उसी मिस्ताक ये इन्होंने जो मामलात पिछली हुकूमत से लिए थे, उनको उन्होंने ये कह के डंप नहीं किया कि हम तो केयर टेकर हैं और जब आइंदा मुस्तकिल हुकूमत आएगी तो वो उसको देख लेगी। उन्होंने एक रेगुलर गवर्नमेंट के तौर पे उसको किया है। मैं आज ही बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर ये खबर देख रहा था, छपी हुई है, कि ये बकायदा जो परमानेंट नेचर के मंसूबे हैं। देखिए, एक मंसूबा आता है, वो पहले उसकी प्रपोजल आती है सूबे की तरफ से या वफाक की तरफ से, फिर उसकी फिजिबिलिटी बनती है। फिजिबिलिटी बनने के बाद वो मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, सरकार के फोरम्स के ऊपर पेश होता है, वहां उस पर मुबाहिस होते हैं, उसकी माफ कीजिएगा, उसकी फाइनेंसिंग का ऐलान होता है, उसकी फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट होता है, फिर वो फाइनल अप्रूवल के लिए जाता है। ये जो प्रोसेस होता है, ये किसी भी जगह पे अगर रुक जाता है तो ये सालों पीछे चला जाता है प्रोजेक्ट। हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने वो प्रोसेस किसी भी मंसूबे का रुकने नहीं दिया। अगर आप पिछले दिनों देखें तो भाषा डैम का जो डाइवर्जन है उसका इफ्तिताह हुआ है, और ना फंड्स का फ्लो रुकने दिया है, ना प्रोजेक्ट की अप्रूवल का फ्लो रुकने दिया है। दूसरी बात आ जाएगी, आज वो यूएई गए हैं, आप तो ग्वादर भी गए हुए हैं, पिछले दिनों आप चित्राल भी पाए गए हैं, और गिलगित तो अक्सर आप प्रोग्राम करने गए हैं, और आप सोस्त बॉर्डर पे भी गए हुए हैं। मैं आपके प्रोग्राम फॉलो करता रहता हूं। आप जो है जब सफर कर रहे होते हैं, मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, आपको अपने दाएं और बाएं मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान की मोहब्बत के सबूत मिल रहे होते हैं। वो हॉस्पिटल हो, वो एजुकेशन, या शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर, शेख ज़ैद हॉस्पिटल मुल्तान, रहीम यार खान शेख ज़ैद हॉस्पिटल शदरे, यानी आप देखते जाएं, ये वो मोहब्बतें हैं, और ये पहली नस्ल नहीं है। ये शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान जो हैं, वो उस वक्त पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहा करते थे। और जब पाकिस्तान जो है वो दो लख्त हुआ है, तो उस वक्त अगर पाकिस्तान से बाहर कोई लोग उसके ऊपर गमगीन थे और बकायदा रो रहे थे, तो शेख साहब उसके अंदर शामिल थे। रजी साहब यहीं से शुरू करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर मुआशी तजियाकार जर्नलिस्ट रफ़ीक़ जनाब अशरफ मलखम ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। अशरफ मलखम साहब, अभी रिजवान रजी साहब भी ये बात कर रहे थे कि किस कदर ज़रूरी है हमारे मुआशियात के मामलात को बेहतर होना। कुवैत के साथ भी मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे, इसी तरह अरब अमारात पहुँच रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म, और वहाँ पर भी मुख्तलिफ़ शोबों में जो पाकिस्तान के अंदर उसकी बेहतरी के लिए और फिर मामलात के लिए सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। कैसा लग रहा है मुस्तकबिल और ये सारी चीज़ें, और जो जिस तरह अनवारुल्लाह काकड़ साहब मुसलसल मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर हैं, और ताल्लुकात की बहाली भी, बेहतरी भी, मज़ीद इस्तेहकाम भी, और मुआशी इशारे बुलंद करना इस वक्त यकीनन सबकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी होना चाहिए। क्या फरमाएंगे इस पर? जी बिल्कुल, जैसा कि रजी साहब भी फरमा रहे कि यूएई के जो हुक्मरान थे वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते नहीं थे। जो उनका दूसरा घर था, उनका लाहौर में भी एक घर था, नहर के किनारे रायवन रोड पे भी, रायवन रोड पे दिया। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो क्या वामल है कि हम इतने करीब अब नहीं रहे जितने कभी किसी जमाने में होते थे यूएई के, और हम दोबारा उस लेवल तक कैसे पहुंचेंगे। दूसरी बात है कमर्शियल और जो ट्रेड के ताल्लुकात है, खास तौर पे हमें इस पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है वो इन्वेस्टमेंट की और ट्रेड की है, कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े और साथ साथ पाकिस्तान में बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा इनिशिएटिव तो लिया है, एक अदारा भी कायम किया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हैं और आर्मी चीफ भी मौजूद हैं, ताकि कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी रहे, इस लेवल पे डिसीजन हो उस पर अमल दरामद होता रहे। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर गए हैं उसमें एमओयूज 10 के करीब एमओयूज हैं, डिफरेंट शोबे, तकरीबन तमाम ही शोबे जिनमें सरमायाकारी एक्सपेक्टेड हो सकती है, लेकिन
मेरी हुकूमत वक्त से एक साथ ये भी एक रिक्वेस्ट ये है कि एमओयूज पे इन्हिसार ना करें। माजी में भी सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, खास तौर पर तिजारत मिनिस्ट्री में और प्लानिंग कमीशन में हुए पड़े हैं। हमारा मसला है कि उन पे अमल दरामद नहीं होता। सही। रेड टेपिज्म जिसको कहते हैं, रुकावटें बहुत हैं। पाकिस्तान का माहौल बार बार IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सारे इदारे पाकिस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान में कारोबार करने का माहौल दोस्ताना बनाया गया, उसमें रुकावटें बहुत हैं। सऊदी अरब से बहुत पहले रिफाइनरी के लिए एक इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, अब वो कहीं रुक गई है। इतराज़ात होते हैं कि पाकिस्तान में कारोबार करना, सरमायाकारी करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बड़ी रुकावट जो आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान से बाहर कंपनी को अपना प्रॉफिट कैसे लेके जाना, उसमें रुकावटें आती हैं। ये रुकावटें पर ये सिर्फ दौरों से काम नहीं बनेगा। बड़ी अच्छी बात है, इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर पे लेवल पे लिया जा रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि प्राइम मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में। लेकिन उसके साथ साथ मैं कहूंगा कि अकेले प्राइम मिनिस्टर इन कामों से थक जाएंगे। इसके साथ साथ हमारी एम्बेसीज हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। कमर्शियल अटैचीज वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, वहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है ममालिक की, उनके साथ कैसे तल्लुकात हैं, कितनी उनको टारगेट देने चाहिए कि भाई आप यहाँ बैठ के सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए नहीं आए हुए। उनको टारगेट दें किस मुल्क से कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आएगी, कितना हमारा वहाँ पर ट्रेड बढ़ेगा, कितनी हमारा लेन देन बढ़ेगा, कितना पाकिस्तान को फायदा होगा। हर एम्बेसी में जो कमर्शियल अटैची की अपोजिशन है उसको एक आप टारगेट दें और उस पर विद इन टाइम, जिसको टाइम फ्रेम दिया है, इस पर रिपोर्ट मांगी जाए। ये बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से काम इधर बहुत स्लो है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में सरमायाकारी का माहौल है, इसको बेहतर बनाना चाहिए। काम हो रहा है, काफी काम हो रहा है, लेकिन हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि पहले जहाँ बहुत से इस तरह के इनिशिएटिव लिए गए लेकिन वो फाइलों तक ही रह जाते। सिंगल विंडो ऑपरेशन हुआ था, फ्री स्टेशन सेंटर बने थे एयरपोर्ट पे वेलकम करने के लिए इन्वेस्टर्स को, टूरिस्ट को, वो सारे के सारे अब ठप हो गए तकरीबन। अब इस बात को यकीनी बनाना पड़ेगा कि अगर कोई इनिशिएटिव लिया है इसका फॉलोअप हो, इसको बाकायदा चेक किया जाए, जो गवर्नमेंट ना हो जाए 2-4-6 महीने के बाद अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, जो कुछ यकीन केयर टेकर गवर्नमेंट ने कभी ना कभी तो चेंज होना है, आने वाली गवर्नमेंट भी इन्हीं पॉलिसीज को जारी रखे और इन पे बाकायदा क्वार्टरली, मंथली या 2 महीने बाद एक फॉलोअप होना चाहिए, जायजा लिया जाए। यस, एग्जैक्टली। एमओयू हुए हैं, एग्रीमेंट्स में कितने कन्वर्ट होते हैं। अगर उसकी रेशो देखी जाए, माजी में कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट को नहीं कहता, उस पर प्रोग्रेस बहुत स्लो है। हजारों की तादाद में एमओयूज पड़े हैं, फॉलोअप नहीं है। एमओयूज को एग्रीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए मुसलसल काम होता रहना चाहिए। यस, काम होता रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब अशरफ मलखम आपके वक्त का। अब बात तो ठीक है, पहले आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं ये चाहूँगा इस तरफ भी आना कि हम यकीनन बड़े कुशादा दिली के साथ हमारा इस्तकबाल भी होता है और हम भी ये चाहते हैं कि सरमायाकारी हो, हमारे मुआशी मसाइल जो कम हो, लेकिन जो इन हाउस मसाइल हैं, जो हाउस इन ऑर्डर करने के मामलात हैं, दोस्ताना माहौल है, उसके बारे में भी तो सोचना होगा ना। जी, हमें कुछ जार्गन से बाहर निकलना पड़ेगा। मसलन ऑयल रिफाइनरी की हम बात हर दफा कर लेते हैं। कोई भी पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत आए तो हम ऑयल रिफाइनरी का प्रोजेक्ट उठा के उनको पेश कर देते हैं और वो आगे से उसके ऊपर जो भी एतराजात हों उसको लगा के परली तरफ कर लेते हैं और जो मामला आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, इस वक्त ना अगर आप देख रहे हो इस रीजन के अंदर तो चाइना की बहुत ज्यादा इक्तिसादी और मुआशी तल्लुकात बढ़े हैं और चाइनीज कंपनियों पे जो पाबंदी थी यूएई के अंदर भी और सऊदी अरब के अंदर भी कि उनको मेजर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकते थे, वो पाबंदी हटवाने के अंदर पाकिस्तान ने अपना एक किरदार अदा किया है और चाइना की तरफ से। और इस वक्त चाइनीज कंपनीज वहां पे आएंगी, उसके लिए मैन पावर हमारी जाएगी, यकीनन वजीर आजम की भी और बाकी लोगों की भी उसके ऊपर नजर है और नजर होनी चाहिए। देखिए, यूएई जो है वो मैंने जैसे कि अर्ज किया कि उसके हुक्मरान और वहां के जो लोग हैं वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं, लेकिन एक दूसरी बात भी है, वो जो लोग पाकिस्तान को के अंदर खुद को महफूज नहीं समझते, वो वहां पे जाके अपने आप को महफूज समझते हैं। ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। तो प्रोजेक्ट जी ऐसे होने चाहिए जिस तरह सऊदी अरब को हमने सीपैक के फ्यूचर के अंदर शरीक किया है। अब ये ऑयल रिफाइनरी का पीछा छोड़ के हमें ग्वादर के हवाले से भी यूएई को उसके अंदर स्टेक होल्डर बनाना है और यकीनन प्राइम मिनिस्टर जो एमओयू साइन कर रहे हैं 10 उसके अंदर इसका जिक्र भी होगा। रीजन के अंदर रीजनल हब है यूएई जो है, दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात को नजरअंदाज किए बगैर पाकिस्तान की रीजनल कनेक्टिविटी नहीं हो सकती और वो इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान को नजरअंदाज करके
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसी के साथ नहीं कर सकते। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत हैं और हम दोनों एक दूसरे के भाई हैं और मेरा ख्याल है कि ये इसे कंटिन्यू करना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है इसे मजीद ऊंचाइयों तक लेके जाए। सही। रिजवान रज़ी साहब, मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि हम अभी कुवैत की जानब भी बढ़ रहे हैं, वहाँ से भी 10 अरब डॉलर्स की जो है सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्तों पे दस्तखत होंगे। इसके साथ साथ आपने चीन का जिक्र भी किया है। हमें और अंदर अपने घर में क्या करना चाहिए कि यहाँ पे जो हम काम चोरी में भी थोड़े से हैं कि हम वैसे ही ढीले हो जाते हैं कि बस तनख्वाह मिल जाए, काम करिए ना करिए, तो हमें भी तो अपनी लेबर को, हमें अपने प्रोफेशनल्स को भी तो अप स्टैंडर्ड करना होगा ना इंटरनेशनली, उनको उस लेवल पे ले जाने के लिए। गुज़िश्ता दिनों मैंने इस्लामाबाद हाजिर हुआ था जब आपने मेरी मेज़बानी भी की थी और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब के इंटरव्यू के हवाले से हम दोस्त आए थे यहाँ पे। उस इंटरव्यू के अंदर मैंने ये देखा था, मैंने उनसे यही पूछा था कि देखिए जब तक आपका ह्यूमन रिसोर्स अप टू द मार्क नहीं होगा, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की एक्सपोर्टेबल सरप्लस प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, तो आपके यहाँ ज़र मुबादला का मसला रहेगा। इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है वो ट्रेड मैन पावर का है। 3% से जीडीपी ग्रोथ रेट ऊपर जैसे ही जाता है, हमारी इंडस्ट्रीज चलना शुरू होती हैं, हमारे किसान को सही कीमत मिलना शुरू होती है, तो हमारे यहाँ ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स की एकदम शॉर्टेज वाकया हो जाती है। आप इससे अंदाजा फरमाइए कि ये कितना बड़ा क्राइसिस है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। चाइनीज कंपनीज भी जो इन्वेस्टमेंट लेके आई हैं वो भी इसी अमर की शिकायत करती हुई पाई जा रही हैं और ये भी जी रज़ी साहब इस पे यकीनन करना होगा। सीनियर जर्नलिस्ट और मुआशी तजियाकार जनाब महताब हैदर हमारे साथ फ़ोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम महताब भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। महताब भाई, बात हो रही है वज़ीर आज़म के दौराए यही मुत्तहिदा अरब अमारात की, और बात ये भी हो रही है कि बहुत सारे MOU साइन होंगे और यकीनन पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुआशियात के साथ जुड़ा हुआ है और उसको बेहतर करना है हम सब ने मिल के। लेकिन यही बात हो रही है कि किस कदर अहमियत का हामिल दौरा समझते हैं आप। और फिर रिजवान रज़ी साहब और अशरफ मलखम साहब ने यही कहा कि हमें अपने आप को भी, मेरा ख्याल है लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, महताब हैदर साहब किसी दूर दराज इलाके में हैं। और रज़ी साहब आपकी जानब वापस आता हूँ, जी फरमाइएगा आप जहाँ से लाइन कटी थी। मैं ये कह रहा था कि वज़ीर आज़म को जब ये बात पूछी गई तो उन्हें इस अमर का पूरी तरह एहसास था कि ये वाकई एक ऐसा पहलू है कि हम एक तो है कि ह्यूमन रिसोर्स को आप ट्रेन कर देना, एक जो है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ट्रेन करें। उसको आप ट्रेन कर देंगे तो लोकल इंडस्ट्री के अंदर तो उसकी खपत हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसके पास इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन देंगे उनको, जिसका एहतमाम कुछ निजी इदारों ने पाकिस्तान में किया है, उसकी तरफ भी हम आते हैं, तो उसके बाद उसकी इंटरनेशनल एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी। अब आप ये देखिए कि मिनिमम वेजेस जो हैं चाइना के अंदर वो 3 लाख पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच चुके हुए हैं। तो इससे अंदाजा कर लीजिए कि सिर्फ स्किल चाहिए उसको उस स्टैंडर्ड की, वो उस मयार की, तो वो इतने ज्यादा पैसों के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर एक एग्जीक्यूटिव और मास्टर डिग्री होल्डर का बच्चा भी अपने कैरियर का जब इब्तिदा करता है तो वो इसकी तवक्को नहीं करता कि उसे इतने पैसे मिलेंगे। चाइना में वो मिनिमम वेजेस हैं इस वक्त वहां पे लागू हैं और चाइना को 2030 तक बहुत बड़ी मिकदार के अंदर ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, यूएई को बहुत बड़ी मिकदार के अंदर ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे, बच्चों को एम्प्लॉय नहीं करेंगे, तो फिर उन्हें जलसों में जाके नाचना ही है ना जी। और फिर नचवाना ही है ना। हाँ जी। अच्छा रज़ी साहब, आपने जैसे अभी बात की, चले ये बात हो रही है यूएई और अरब अमारात के हवाले से, हमारे यहाँ ये क्यों सोच लिया जाता है कि बस मैं तो ड्राइवर ही बन सा, यानी कि वहाँ जाके ड्राइविंग कर लूँगा और वो भी यहाँ से जैसे भी लाइसेंस है। जेन्युइनली क्या करना पड़ेगा मीडिया को, मुझे, आपको, इन लोगों को समझाने के लिए कि इस हुनर को हासिल कर लीजिए, ख़ुद भी सौखे, पाकिस्तान भी सौखा और पीछे जो अजीज़ व अकारब है वो भी सौखे। देखिए, लाहौर के पंजाब हुकूमत का एक अदारा है लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये लेबर वेलफेयर जो है ये सरकारी अदारा है और हर जो जहाँ पे 5 या 5 से ज्यादा लोग काम करते हैं उनसे सरकार टैक्स लेती है
اور اس وقت اس ادارے کے پاس اتنے فنڈز پڑے ہوئے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. انہوں نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت مل کے ہر سال 200 بچوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ کے ڈپلومے کے اندر داخلہ دینا ہوتا ہے. سال کا 80,000 روپیہ اسکالرشپ ملتا ہے اس بچے کو صرف پڑھنے کا. صحیح. اس کی فیس الگ جا رہی ہے. 80,000 روپیہ اسکالرشپ ملتا ہے. آج اس کے کوآرڈینیٹر پروگرام کے میرے سامنے باقاعدہ رو پڑے کہ ہم سال کے 200 بچے نہیں کر پاتے جو فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں کی اولادیں ہوں اور وہ آگے ٹریننگ لے کے بہتر لیول کے اوپر جانا چاہ رہے ہوں. آپ اس سے اندازہ کریں کیوں ہم نے مائنڈ سیٹ ہی یہ جنریٹ کر دیا ہے کہ جناب 15 سیکنڈ کا آپ ٹک ٹاک بنا کے مشہور ہو سکتے ہیں اور مشہور ہونے کے بعد پھر آپ دوسروں کو اس گمراہی پہ لگا سکتے ہیں. ایکسپرٹیز جو ہوتی ہے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں پرائم منسٹر شہباز شریف جو تھے جب وہ چیف منسٹر تھے تو انہوں نے ساؤتھ کوریا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہر سال پاکستان سے اور پنجاب سے خاص طور پہ 500 کے قریب لوگ ساؤتھ کوریا جائیں گے. وہ یہی ڈپلوما ہولڈر تھے اور وہاں پہ ان کی منیمم ویجز جو ہونی تھی وہ 4.5 لاکھ روپے پر منتھ سے سٹارٹ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے بہت سارے میڈیا کے اندر کام کرنے والے پاکستانیوں کو 4.5 لاکھ روپیہ نصیب نہیں ہے مہینے کا. تو وہاں سے اس کا آغاز ہونا تھا اور ہر سال 500 لوگ جاتے بھی رہے. لیکن وہ پھر حکومت تبدیل ہو گئی 2018 کے اندر اور وہ سارا منصوبہ جو تھا اس کو سائیڈ پہ کر دیا گیا. 3 4 5 بیچز گئے وہاں پہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پراپرلی ٹرینڈ ہیومن ریسورس ہو تو وہ آپ سے ایکسپورٹ کموڈٹی کے طور پہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. بالکل بالکل ہمارے یہاں 60% یوتھ ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے رضی صاحب. دیکھا جائے تو بجائے وہ کروڑوں کی جائیداد بیچ کے اور پھر کشتیاں الٹتے ہوئے ہم نے دیکھی اور یہاں پہ بین اور نوحے دیکھے اس سے بہتر ہے کہ کم از کم اگر وظیفہ بھی مل رہا ہے اور ٹیکنیکل آپ ہنر بھی حاصل کر رہے ہیں تکنیکی طور پر تو اس میں کیا مذائقہ ہے. ہمیں بھی اس پہ یقیناً مزید محنت کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جناب رضوان رضی آپ کا وقت کا. ناظرین ایک وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد پھر پی ٹی وی کے کچھ اینکرز میرے ساتھ ہوں گے اور ان کے ساتھ بات چیت کریں گے کہ ملک کی خدمت میں ملکی استحکام میں اور سماجی معاشی معاشرتی دفاعی ہر اعتبار سے ہم اسٹیٹ چینل کے لوگ کتنے مستعد ہیں فعال ہیں اور کس حد تک معاملات کو سمجھتے ہیں. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. موسیقی کا غالباً آپ کو شوق ہے. میں ایم ایکسپوز ٹو 10 کے 10 ٹھاٹ اور ٹھمری اور دادرا غزل بھی. اردو کی ادائیگی بنیادی طور پہ میں نے تو اگر تھوڑی بہت سیکھی ہے تو وہ پاکستان ٹیلی ویژن سے سیکھی ہے. میرے خیال میں شاید دوبارہ فیض پیدا نہیں ہوا. سنا ہے کہ دل والا ہونے کے باوجود آپ کو بے دل پسند ہے. یہ سرن الزام ہے. ارلی مارننگ جو اسمبلیز ہماری ہوتی تھی وی یوز ٹو ریڈ آئی واز اے نیوز کاسٹر دیر. آپ کا انتخاب نگران وزیر اعظم کے طور پر کسی وجوہات کی بنا پر ہوگا نا. The one who get chance in the life where they can express their potential, they are the chosen and lucky one. Will you try and return to the Senate? How does that work? پارلیمنٹ کا جو اسٹنٹ ہے میں نے primarily اس کو ایگزیکٹو پوزیشن سے زیادہ انجوائے کیا. What was your mother's name? What do you remember of her? Nothing. You were only 4? Yeah.
वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। मैं हूँ जवाद फैज़ी। आपसे मैंने जैसा शुरू में अर्ज़ किया था कि इश्यूज़ सारे नत्थी हैं और जुड़े हुए हैं मईशत के साथ। अगर पैसा है तो इलाज है, अगर पैसा है तो खुराक है, अगर पैसा है तो आमद व रफ्त है, अगर पैसा है तो ठट्ठे भी हैं, अगर पैसा है तो शादियों में शिरकत भी है, और जिनके पास है और जिनके पास नहीं भी है वो भी लगाने की इतनी कोशिश करते हैं। बनावट, नुमाइश, उसमें हम फंस के रह गए, मुआशरा उसमें। जिनके पास नहीं है उनकी महरूमी अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। मैंने जैसा अर्ज़ किया था कि PTV की 59वीं 59th एनिवर्सरी सालगिरह, और उसमें हमारे अपने एंकर्स, ब्रेक से पहले आपने, वक्फे से पहले आपने सुन लिया कि मईशत कितनी अहम है और उसके लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, कितनी कोशिश करनी पड़ रही है। वज़ीर आज़म इसीलिए UAE मुत्तहिदा अरब अमारात में है, और हमारे एंकर्स डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं, और उनसे भी अगर बात करेंगे तो मसला फिर सामने वही आता है कि इशू बेसिकली है क्या। मैंने अपने ही चेहरे, वो रोशन चेहरे जिनको कभी आप दिन में देखते हैं, सुबह सुबह देखते हैं, कभी सेहत के मसाइल हैं, कभी अवामी मसाइल हैं, अवाम की आवाज़ है, मेरी आवाज़ है, और कभी सुबह 9 है, सुबह पाकिस्तान है कि आइए आगाज़ कीजिए एक अच्छे दिन के लिए, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो और हमारे लिए इनफरादी और इज्तिमाई सतह पे भी अच्छा हो। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं सेहत सब के लिए PTV का एक मारूफ प्रोग्राम, उसकी एंकर डॉक्टर शमाइला गफ़ार। बहुत शुक्रिया आपके आने का। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और मेरी आवाज़ प्रोग्राम के होस्ट और एंकर हैं जनाब असमतुल्लाह हाशवानी। थैंक यू हाशवानी साहब आपके आने का। सुबह पाकिस्तान में सुबह सुबह जिन्हें आपको यूँ करके देख रही होती हैं और वो कह रही होती हैं कि आइए अच्छा दिन गुजारते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स उसमें सेगमेंट्स होते हैं। मानूर कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। डॉक्टर साहबा, एनिवर्सरी है इसीलिए हम आज इकट्ठे हुए, और इसमें भी मसला फिर वही है कि खुशियाँ भी तभी हैं ना अगर मुआशी तौर पे हम बेहतर हैं। बहुत सारे ऐसे आर्ज़े में मुब्तला होते होंगे लोग जो बेरोज़गारी या मुआशी बहरान या इश्यूज़, तो कितना ज़रूरी समझते हैं आसूदगी, और उसमें फिर ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात जाना, फिर कुवैत की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी हो रही है, तो क्या देख रहे हैं कि आगे उम्मीद तो नहीं छोड़नी चाहिए? आप क्या कहेंगे? फैज़ी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे बड़ी पसंद आई। आपने कहा कि मईशत जो है वो हर चीज़ से जुड़ी हुई है, और ज़िंदगी चलती ही तब है जब, जैसे कि आपने कहा कि आसूदगी हो, आपके पास अफोर्डेबिलिटी हो चीज़ों की। और अगर हम देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ इस पाकिस्तान में नहीं है बल्कि दुनिया भर में है, और इसने हमारी आवाम को किस तरह से इम्पैक्ट किया कि हमारी ज़िंदगियों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ गया। और जब आपकी ज़िंदगियों में स्ट्रेस आ जाता है तो आप देखते हैं कि कोई उम्मीद की किरण हो जिसको आप उससे महसूस हो सकें, उसको अपनी ज़िंदगी में ला सकें और कोई पॉजिटिविटी जन्म ले। तो जो हमारे वज़ीर आज़म का दौरा कुवैत है, और आपने कहा मुत्तहिदा अरब इमारात भी वो गए, तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि जब नए प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में आएंगे, ज़र मुबादला आएगा, तो आवाम की जो मुस्तकबिल है वो बेहतर होगा, हालत हमारी बदलेगी। और डेफिनेटली कि जब मुल्क में ज़र मुबादला आता है, इस तरह की पॉजिटिविटी जो है आवाम देखती है, तो लोगों का आउटलुक चेंज होता है। बीमारियां भी वहाँ पर जन्म लेती हैं जहाँ पर स्ट्रेस होता है। तो हमारी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से स्ट्रेस कम किया जा सके, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हर हुकूमत आकर कुछ ना कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन करके जाती है। नहीं, कहीं कहीं नहीं भी करती, वो बटा भी बिठा जाती है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन जब मैंने कहा कि हमने हर चीज़ को एक पॉजिटिव तरीके से देखना है, तो पॉजिटिविटी हमें ज़िंदगी के हर शोबे में रखनी है। जिस तरह की मईशत इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह हम अपने सेहत सबके लिए प्रोग्राम में भी ये कहते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वे फॉरवर्ड देखें और चीज़ों को ढूंढें। हाशवानी साहब, आप भी जिस तरह मैं भी कभी नगर नगर फिरता हूँ, आप तो बिल्कुल ही बड़े फिरातू हैं और फिरतू हैं, और आप हर जगह जाते हैं, नफ्स पे हाथ रखते हैं, लोगों से डायरेक्ट आपका इंटरेक्शन होता है। उसमें सबसे वैसे बड़ा मसला आपको क्या नज़र आया? फैज़ी साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आज पूरे पाकिस्तान को और दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसता है, आज का एक बड़ा अहम दिन है, सालगिरह है
पाकिस्तान टेलीविज़न की, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है बेसिकली सबकी आवाज़ है, ओवरसीज़ की आवाज़ है और स्ट्रीट में जो लोग बसते हैं उनकी आवाज़ है। मेरे नज़दीक फैज़ी साहब सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हम स्ट्रीट में जाते हैं, छोटे छोटे शहरों में जाते हैं या फिर उन इदारों में जाते हैं जहाँ पे बेयारो मददगार बच्चे हैं, गवारा जिसको कहते हैं, वो ओल्ड होम है, या फिर नौजवानों से हम मिलते हैं जिनके हाथों में डिग्रियां हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं होता, जो महंगाई का शिकार लोग होते हैं। मुख्तलिफ़ बस्तियों में जब जाते हैं, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशें होती हैं माफ़ कीजिएगा, उसमें हम उनको ख्वाब तो दे सकते हैं। अगर कोई लीडर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ़ हुकूमतें आई, तो उसमें बाज़ हुकूमतें आई जिन्होंने सिर्फ ख्वाब दिए, और ख्वाब तो हर बंदा ख़रीदता है। उन्होंने कहा जी ख्वाब ले लो, ख्वाब ले लो, तो सब ने ख्वाब ख़रीद लिए। तो किसी ने पूछा किसकी ताबीरें, तो उन्होंने कहा जी हम सिर्फ ख्वाब बेचते हैं, ताबीरें नहीं हैं हमारे पास। आप अगर पाकिस्तान को देखें तो इस वक्त जो आपकी 60 से अबव जो आबादी है, 60% से, वो नौजवानों पे मुश्तमिल है। वो रोज़गार चाहते हैं, वो कारोबार चाहते हैं, वो एडजस्टमेंट चाहते हैं, और उनके वालिदैन जिन्होंने अपना सब कुछ बेच के उनको डिग्रियां दिलाई। अब ये हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब जिस तरह आप कह रहे हैं कि जा रहे हैं यूएई में, या फिर इनकी तमाम काविशों को देखें तो उनका फोकस ही उसी चीज़ पे है कि लोगों की महरूमियों को किस तरह ख़त्म करें, लोगों के लिए आसानियाँ कैसे पैदा करें। और ये जो मुआशरा है, मुआशरा उसी को याद रखता है, ये मुल्क उसी को याद रखते हैं जो लोगों के दिलों में बसते हैं, और वो अवराक में जो है तारीख़ के अवराक में महफूज रहते हैं, जो अच्छा काम करके जाते हैं। सो मेरी जो काविश है, मैं चाहता हूँ कि मैं मुख्तलिफ़ लोगों से जब मिलता हूँ, इस पाकिस्तान टेलीविज़न ने मुझे पहचान दी, मुझे आवाज़ दी। फैज़ी साहब यकीन माने कि मेरा बड़ा दिल था, बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कोई काम करता, लेकिन मैं शुरू से यही काम करता हूँ, चाहे वो प्रिंट मीडिया था, चाहे इलेक्ट्रॉनिक। एक बात मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ, हम एंकर पैदा नहीं हुए। हाँ जी, और उसमें ये था कि मैंने एक ख़ानदान का इंटरव्यू किया जिस घर में 6 बच्चे थे और तमाम माजूर बच्चे थे। जब उनकी आवाज़ को मैंने, उनकी बात को स्क्रीन पे लाया और उसका मदावा हुआ, बड़ी खुशी हुई। इसी तरीके से आज के हुक्मरानों को भी आवाम की ख्वाहिशात के एहतराम में इक़दाम करने। इससे पहले कि मैं मानूर की तरफ जाऊँ, मुझे आपकी गुफ्तगू से 2 चीज़ें सामने आई। एक जो मैंने कॉलम में लिखा था कि वो जो ख्वाब बेचने वाले थे ना, उन्होंने ऐसे ख्वाब दिखाए कि ताबीर में आंखें पथराई हुई हो गईं, और जब पलक झपकी तो ख्वाब शीशे की तरह चकनाचूर होकर अपने जिस्म पे आ गए, और वो उनके पास रास्ता भी कोई नहीं था। एक आपने बात की भी माजूर बच्चों की, जनाब तारक अजीज़ मरहूम, एक पहचान थी, नीलामगर। उन्होंने आगाज़ में जब ये प्रोग्राम शुरू किया ना, तो उन्होंने ये कहा कि देखती आँखों को तारक अजीज़ का सलाम पहुँचे। बिल्कुल। लेकिन उनके पास एक ख़त आया, और उस ख़त में ये था कि मैं नाबीना हूँ, मैं देखती आँखों से नहीं, कुछ भी मैं मुलाहिज़ा ही नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि देखती आँखों और सुनते कानों को अल्लाह ताला सारी जो हमारी हिस्सियात हैं उन्हें महफूज रखे। मानूस सुबह उठना पड़ता है, तो आज तो रात को आपको आना पड़ा है। कैसा रहा? और मैं फिर वही कहूँगा कि मसला वही है कि हम स्टेट चैनल पे, और मुझे ये बड़ी खुशी से मैं कहता हूँ, जब नौकरी करनी होगी कहीं और तो फिर सेठ की मैं मिन्नतें कर लूँगा, लेकिन स्टेट का मुलाजिम हूँ। अगर मैं पीटीवी पे ना भी हूँ तो मुझे स्टेट से लॉयल रहना है, इसके लिए कट मरने को मैं तैयार हूँ। लेकिन असल मसला वही है पूरी दुनिया का। डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा, मैंने खुद क्या अमेरिका में रिसेशन देखे, मैंने वहाँ बहुत कुछ देखा, वहाँ पे भी स्ट्रीट पे बैगर्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ फटाफट ताने तशनी शुरू हो जाती है। लेकिन कितना अहम है कि हमारे दोस्त ममालिक, बरादर इस्लामी ममालिक या दीगर ममालिक, जिसमें चीन भी है, जिसमें दीगर ममालिक भी हैं, सरमायाकारी भी है, इस मौका पर पीटीवी की सालगिरह, तो हम भी अपना हिस्सा डालना चाह रहे हैं कि सारे एंकर्स भी हर वक्त तैयार हैं हर टॉपिक के लिए। बिल्कुल। कितना अहम है ये। बेसिकली अगर जब हम मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से बात करें तो ऑलरेडी इस चीज़ पर तो बात हो गई है कि ख्वाब दिखाना एक बहुत बड़ी बात होती है, ये इनिशियल स्टेज है,
लेकिन उससे बड़ा जुल्म ये होता है जब उसकी ताबीर ना हो। अभी हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है आफ्टर कोविड, दोस्त ममालिक हमारे साथ आगे तो बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो रिसेंट पास्ट में मैंने देखी और वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, जब हम यूरोप जाते हैं या और ममालिक में देखते हैं तो 18 साल के बाद हम देखते हैं कि नौजवान कोई साइड जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इशू सिर्फ हमारी इकॉनमी का नहीं था शुरू से लेके, इशू हमारे कल्चर का भी था, और वो कल्चर ये था कि घर में एक कमाने वाला है और 8 से 10 लोग खाने वाले हैं। जब हमें ख्वाब दिखाए गए और हमें उसकी ताबीर नहीं मिली तो फिर हमने हाथ पांव मारे कि हम क्या करें। और विद द पैसेज ऑफ टाइम यूथ में जिस तरह हम देखते हैं कि 50% से ज़्यादा है, ये शऊर आया कि अब हमने खुद कुछ करना है। चाइना इन्वेस्ट कर रहा है और ममालिक इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आपके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा रही है, आप जॉब करेंगे ही नहीं तो आपको घर पे बैठ के तो कोई भी पैसे नहीं देगा ना, तो आपको कुछ ना कुछ करना है। फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़, जब जॉब नहीं क्रिएट की गई तो एंटरप्रेन्योरशिप, उसके हवाले से पाकिस्तान में नौजवान नस्ल को बताया गया कि अब आप खुद एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज। अब ये चीज़ देखने में जो मुझे बड़ी इम्प्रेस करती है कि अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही तो वो अपना एक छोटा सा स्टॉल शुरू कर लेता है, 1-2 और लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं। मईशत तो इशू है, जिस तरह चाहे हेल्थ हो, चाहे हम कोई भी फील्ड ऑफ लाइफ देख लें, एजुकेशन हो, जो भी चीज़ लाइफ में हमें अचीव करनी होती है उसके पीछे हमारी इकॉनमी तो ऑब्वियसली मैटर कर रही होती है। जो भी हमें चाहिए होता है उसके लिए पैसा मैटर करता है, लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत के लिए एक लगन होनी चाहिए। और वो जो आजकल के नौजवानों में है, आई फील सो गुड टू सी कि अब नौजवान नस्ल काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, अपने पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर रही। क्योंकि होता ये था कि यूनिवर्सिटी के बाद भी ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती थी कि बच्चों को आपने बिजनेस सेट करके देना है, उनकी शादियां करनी है, उसके बाद भी जो है आपने ही उनको फाइनेंस करना है। सो अब हम इस पे दूसरे ममालिक को या अपने इर्द गिर्द नेबरिंग कंट्रीज को इल्ज़ाम नहीं उन पे डाल सकते। हमने खुद भी तो कुछ करना है ना, हमने खुद भी तो कुछ करना है ऑब्वियसली, एंड दे आर इन्वेस्टिंग। और अब पाकिस्तान को देखा जाए तो वो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में आगे बढ़ रहा है। अब कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है, हमें इंस्पिरेशन लेनी है, हमारा लोग जो है हाथ पकड़ सकते हैं, आगे चलना हमने खुद है, और अब ये यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी आयद होती है। डॉक्टर साहब, अभी जिस मानूर ने बात की है कि न सिर्फ वहाँ डिग्री लेके, बल्कि वो तो जो है वो 15 साल 14 साल की उम्र में कहते हैं पार्ट टाइम काम कीजिए, बिल्कुल वीक में आपने 10 आवर्स या 12 आवर्स या 14 आवर्स आप काम कर सकते हैं। और वहाँ का तो कल्चर ही और है कि बहुत सारे केसेस आए अदालतों के अंदर कि जब माँ ने बेटी या बेटे का सामान बाहर फेंका कि 18 साल का हो गया है, रेंट दे तो रहे, नहीं तो मौज करे। तो ये हम वहाँ तक नहीं जाना चाहते, लेकिन बूढ़े बाप और माँ की कमर को मज़ीद दोहराई करने वाली बात है ना, उन पे डिपेंडेंट रहना। ऐसे जो केसेस आपके पास भी आते हैं जिसमें फिर मईशत ही जुड़ी हुई है, तो उसमें हमने जैसे मारूर ने कहा कि हमें काउंसलिंग भी करनी चाहिए। मैंने देखा कि यहाँ काउंसलिंग वाला कोई चक्कर नहीं है, और लोग मेंटली अगर अपसेट है तो वो डॉक्टर के पास जा नहीं रहे, मैं को पागल हाँ, ये भी है। तो ये ज़रा बताइएगा कि अगर ऐसे इश्यूज़ हैं और पीटीवी के प्लेटफॉर्म से हम लोगों की जहनी सेहत की बढ़ोतरी भी चाहते हैं, क्या करना चाहिए माँ बाप को? अगर बच्चा अपसेट है या ख़ुद अपसेट है तो डॉक्टर के पास जाने में हर्ज तो कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं बहुत खुश हूँ कि इस दफ़ा जब मैं पाकिस्तान आई तो मैंने देखा कि साइकोलॉजी बाकायदा एक फील्ड के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। हॉस्पिटल्स में, इवन स्कूल्स में साइकोलॉजिस्ट रखे जा रहे हैं, और मैं भी इस चीज़ को हमेशा से बहुत प्रमोट करती हूँ। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट डिजीज़, लेकिन हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बात नहीं करते, और इन चीज़ों को अनफॉर्चुनेटली छुपाया जाता है। जिस तरह के कहा मानूर ने कि रास्ता हमें दिखा दिया गया है, अब हमें आगे चलना है। जिस तरह की बहुत सारी अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, आई एम वेरी हैप्पी कि आजकल की जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, अपने लिए स्टैंड लेती है। मैं जब अपने बच्चों को देखती हूँ, इर्द गिर्द के बच्चों को देखती हूँ, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, और मैं पेरेंट्स को भी ये कहती हूँ कि आप हमारा जो छुपाने का कल्चर है चीज़ों को, अगर आप एक मड पाए बना देंगे तो उसके नीचे से ताफुन ही फैलेगा। तो चीज़ों को छुपाइए नहीं, उनको एक्सप्रेस कीजिए। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, हमने ये भी देखा कि बच्चों को बदतमीज़ बनाना ये कोई बहादुरी नहीं है, तहजीब का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। और माँ बाप को भी वो जैसे बोलेंगे बच्चे वैसी वो रिप्लाई करेंगे ना, तो इस पे भी तो हमारी तवज्जो होनी चाहिए ना।
یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دیر از اے فائن لائن، آپ نے اس لائن کو کراس نہیں کرنا. بدتمیزی میں اور شعور میں بہت ہی تھوڑا سا فرق ہے. اگر آپ اس لائن کو کراس کر دیتے ہیں تو چیزیں بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں. اور انفارچونیٹلی کچھ چیزیں ہیں جن کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ اس طرح کے پروگرامز ہیں. ہم پی ٹی وی پہ بہت اچھے ایجوکیشنل پروگرامز کر رہے ہیں. آپ کا پروگرام ہے، ان کا پروگرام ہے. مانور جب صبح آتی ہیں تو بہت اچھے ٹاپکس اور ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے میرا خیال سے ہماری جو قوم ہے، ہم بطور قوم ترقی کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے. جس طرح کی بات ہوئی کہ خواب صرف دیکھنے نہیں ہیں، ان کی تعبیر بھی ڈھونڈنی ہے. بینگ ڈاکٹرز وی آر ویری پازیٹیو مائنڈیڈ. ہم ہمیشہ سے ایک بات کرتے ہیں کہ نو بڈی از گونا ڈائی آن مائی آپریشن ٹیبل. چاہے پیشنٹ جو ہے اس کی جو بھی حالت ہو، تو جو بھی ہمارے حالات ہیں ہم نے انہی کو لے کے آگے چلنا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے. اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ پیرنٹس کا رول بھی امپورٹنٹ ہے، بچوں کا رول بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم سب کو مل کے اپنے ملک کو سنوارنا ہوگا اور ہماری حکومت وہی کر رہی ہے. آشوانی صاحب، چونکہ پھر بھی میری کوشش ہوگی کبھی پھر بھی اکٹھے بیٹھے ہیں. ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں کلچر یہ نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو ہم نہیں بٹھاتے اور باہر سے فٹافٹ منگوانا شروع کر دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا، ابھی جس طرح بات ہوئی، آپ بھی جس طرح جاتے ہیں، یہ جو لیول ہے کہ بچوں کو خود مختاری تو ہونی چاہیے، لیکن ان کو ٹرین کرنا چاہیے. ووکیشنل انسٹیٹیوشنز ہمارے ہونے چاہیے، کچھ سکھایا جائے، بجائے ویلا ہی بیٹھا ہے ڈگری لے کے کچھ سیکھ ہی لے. اور ابھی بھی یہ بات کی کہ ٹھیلا لگانے کی، تو بیرون ملک تو بھرمار ہے ان چیزوں کی. ہر بندہ روزگار میں ہے اور کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے. یہاں کیسے ہو سکتا؟ فیضی صاحب، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مانور نے بات کی، ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی. ہم بیسیکلی جو کام کرتے ہیں، ہم ایک سکرین پہ بیٹھتے ہیں. جی ناظرین، تازہ ترین خبر آپ سے شیئر کریں. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ متحدہ عرب امارات کے 2 روزہ دورے پر ابوظبی پہنچ گئے ہیں. یہ اپنی سکرینز پر مناظر دیکھ رہے ہیں. متحدہ عرب امارات کے وزیر انصاف اور پاکستانی سفیر نے، متحدہ عرب امارات میں جو پاکستانی سفیر ہیں انہوں نے ان کا استقبال کیا ہے. یہ آپ اپنی سکرینز پر مناظر دیکھ رہے ہیں. متحدہ عرب امارات کے 2 روزہ دورے پر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ابوظبی پہنچ گئے ہیں. متحدہ عرب امارات کے وزیر انصاف اور پاکستانی سفیر نے ان کا استقبال کیا ہے. ہمارے نمائندے اکرام اللہ محسود جنہوں نے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا، مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے. اکرام ذرا شیئر کیجئے گا تفصیلات. جی بالکل، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ متحدہ عرب امارات کے دورے پر ابوظبی پہنچ چکے ہیں. وزیر اعظم آج سے 28 تاریخ تک یو ای کا دورہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم ابوظبی کے البطین ہوائی اڈے پر پہنچے تو متحدہ عرب امارات کے وزیر انصاف عبداللہ سلطان بن عواد النعیمی اور پاکستانی سفیر اور سفارتکاروں نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا. میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم اس دورے کے دوران متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کریں گے. وزیر اعظم کا یہ دورہ سیاسی، اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری، ثقافت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے کا موقع فراہم کرے گا. دورے کے دوران پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان توانائی، پورٹ آپریشنز، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ، تحفظ خوراک، لاجسٹک، کانکنی، ہوابازی اور بینکنگ اینڈ فائنینشیل سروسز کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے تعاون سمیت مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات ہے جو وقت کے ساتھ مزید گہرے ہوئے ہیں. جی
جی بہت شکریہ. ہمارے نمائندے اکرام اللہ محسود ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین آپ کو بتا دیں کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ متحدہ عرب امارات کے 2 روزہ دورے پر ابو ظبی پہنچ گئے ہیں. متحدہ عرب امارات کے وزیر انصاف اور پاکستان کے سفیر اور سفارت خانے کے عملے نے ان کا استقبال کیا ہے. جی ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ. فوکس ہمیشہ یہ رہا. ابھی میں تھوڑی سی اس پہ اول سوال کے سے پہلے تھوڑا سا کہ جی ایک آرٹسٹ ہے, ایک فنکار ہے. جب وہ میں ابھی لیلا زبیری کو اپنے پروگرام کے لیے انٹرویو کر رہا تھا تو ان سے میری بات ہوئی تو وہ پہلی خاتون تھی جو کوئٹہ سے آ کے اس فیلڈ میں آئی. تو اس نے کہا پہلے ہمیں بہت پرابلم ہوتے تھے جب کوئی ڈرامہ آرٹسٹ آتا تھا یا پھر یہ میزبان آتی تھی خواتین, تو ان کو بہت زیادہ پرابلم بھی ہوتا تھا, معاشرے میں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا, رسپیکٹ نہیں ہوتی تھی. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی سکرین پہ بیٹھ کے, اپنے پروگرام میں بیٹھ کے ہم نے معاشرے کی اصلاح کیسے کرنی ہے. اب جب میں جو پروگرام میں کرتا ہوں اس میں یہ ہے کہ ایک نوجوان ہے, اس کے پاس ایک سکل ہے, وہ کیوں دیکھتا رہتا ہے کہ جی مجھے سرکاری جاب ملے. اب وہ جو آپ کی پاپولیشن جس حد تک بڑھ گئی ہے, آنے والے وقت میں ان مسائل میں مزید اضافہ ہوگا, تو آپ کیسے سب کو سرکار نوکری دے سکے گی؟ میرا جواب ہے بالکل نہیں دے سکے گی. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں آ گئیں, ان کی آپ کیوں خود نہیں کریٹ کرتے؟ آپ ایک کریشن کریں. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس بہت سارے ممالک میں چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں, لیکن آپ ان کی ایکسپرٹی کو دیکھیں, انہوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے پروگرام, اپنے کاروبار, اپنی چیزوں کو کریٹ کیا. ہمیں اس کریشن کی طرف بھی جانا ہے, اور اس میں ہمیں حکومت نے اچھے پروگرام بھی دینے ہیں, اور ان کا وہ اعلان بھی کر چکی کہ ہم آپ کو اس کے لیے آپ کو سپورٹ کریں گے, ہم آپ کو اس کے لیے آسان قسطوں پہ قرضے دیں گے. اس کے لیے ہم نے آگے بڑھانا کہ ایک آئیڈیا کو آگے لے کے, اور اس میں والدین کا بھی فرض ہے کہ بچوں کو یہ کہیں کہ کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, بلکہ جب آپ وہ کرنے لگتے ہیں تو وہ بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے. یقیناً ایسے ہی ہے. اچھا مانور, یہی جو بات ابھی ہوئی, ہمارے یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس مجھے اس نام پہ قرضہ مل جائے تو میں آگے کے تو بعد پھر پولیس پیچھے, یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. اس کو لگائیں. اچھا نفع و نقصان کا پتہ چل جاتا ہے اداروں کو بھی کہ اس نے کیا ہے اور واقعتاً نقصان ہے یا اس کا یہ ذہنی مسئلہ ہے, اس کی جیب کا پرابلم ہے. یہ جو دیانتداری ہے, میں صادق و امین کی بات نہیں کرتا, وہ بڑے لیول کی باتیں ہیں, لیکن آج چونکہ پروگرام ایسا نہیں ہے, لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اس پہ بھی تو ہمیں توجہ دینی چاہیے نا. یہ جو عادت ہے کہ اس کے پاس پیسہ تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. میرا بچہ جو ہے وہ اس کے پاس دیکھا ہے کہ وہ یہاں پہ ایک کھلونا لے کے آیا, اب ابا اپنے آپ کو بیچ دے لیکن لانا پڑے گا کیونکہ ناک نہیں رہتا. اس پہ بھی تو ہمیں توجہ دینی چاہیے نا. بالکل, جس طرح آپ نے یہ بات کی نا دیانت داری کی, سب سے پہلے تو دیانت داری اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کا جو پے بیک ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ آپ کو ہی ہوتا ہے جب آپ کسی بھی چیز میں لائل ہوتے ہیں. اور ایون اس کو آپ آزما کے دیکھ لیں اپنی جاب میں. ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں جب ہم نے نوکری کی تو کبھی 2 نمبری نہ کرنا اس چیز میں. ہمیں ہمارے بڑوں نے یہی بتایا کہ اس کو بہت دیانت داری کے ساتھ بہت آپ نے رسپیکٹ دینی ہے اپنے کام کو, اور پھر دیکھنا کہ اس کا پے بیک کیا ہوتا ہے. یہ آپ کو ایونچولی رسپیکٹ دیتی ہے. اس کے علاوہ دیانت داری اگر لین دین میں ہو, بزنس میں ہو, تو اب تو بہت اچھی اپرچونیٹیز ایسی ہیں کہ وہ آپ کو پراپر ٹائم دیتے ہیں. 3 سے 4 سال کا آپ کو انٹرسٹ فری لون بھی دیا جاتا ہے تاکہ ان کیس نقصان ہو گیا تو اس کو کور اپ کرنے کا آپ کے پاس ٹائم ہو. تو وہ بیسکلی دیر آر لاٹ آف ویز, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو تھوڑے سے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں, تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھنا ہے. میرا دل تو کر رہا تھا کہ آپ تینوں سوال کرتے ہیں, لیکن آج آپ جواب دے رہے تھے, اچھے جواب دیے ہیں. میں سب کو 100% مارکس دیتا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. آشفانی صاحب تھینک یو ویری مچ. مانور بہت شکریہ. ناظرین یہ باتیں تو طے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کی سب سے پہلے عادت ڈالنا ہوگی, اور پھر معاشرے کو. نیبرہڈ واچ کا کانسیپٹ ہے بیرونی دنیا میں, ہمیں اپنے بچوں پہ نگاہ رکھنی ہوگی, اور خاص طور پہ پاکستان کے جو حالات ہیں, چنگاری لگانا چاہتا ہے دشمن, نظر ہم نے رکھنی ہے. کسی بھی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا, کسی بھی ٹرینڈ کے پیچھے نہیں بھاگ پڑنا. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس سے میرے ملک, میری ریاست, میرے بچے, میرا مستقبل, میرا محلہ, میرا گاؤں, میرا صوبہ, میرا شہر, میرا پاکستان, اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمارے معاشی معاملات بہتر کرے.
हुकूमत वक्त हो या जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उनको वाक़तन ज़ीरो टॉलरेंस के साथ ये आगे बढ़ना होगा, और ये जो दरमियान में नकब लगाने की कोशिश करेगा उसको माफ़ ना किया जाए, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।